नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार दक्ष एजुकेशन लैब में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की जो करेंट अफेयर की सीरीज है उसका अगला वीडियो है, लेकिन आज से हम जो करेंट अफेयर करने वाले हैं वो वार्षिकांक का जो एक वर्षों में जितने भी करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इन सारे प्रश्नों का एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम प्रतिदिन सीरीज को लेकर के आएंगे और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक ऑफ़र है, उस ऑफ़र को देख लेंगे कि जो 22 तारीख को जो भी आने वाली बैच हमारी है, तो आने वाली बैच के लिए 22 तारीख को अगर कोई भी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 500 दे करके, तो उसे 40% तक का ऑफ मिलेंगे। और रजिस्ट्रेशन के साथ अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको 50% हमारे हर एक कोर्सेस पे आपके लिए अवेलेबल है। तो आप सेंटर को विजिट करें और पूरी जानकारी को प्राप्त करें। तो आज हमारा वार्षिकांक जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका आज हम 50 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है। और केवल 50 नहीं होंगे, इसके साथ हम एक्स्ट्रा करवाएंगे। तो हमारा आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि चर्चित नगरी दार एस सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया, यह नगर कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखोगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। दारुल सलाम में आप देखोगे तो लगभग 60,000 के करीब भारतीय यहाँ पर रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पे जो हिंसा हुआ था, इस हिंसा में मरने वाले की संख्या लगभग 700 के करीब है, जो इस हिंसा में मरे हैं, जान गंवाए। तो ध्यान रखोगे कि ये कहाँ पे, ये जो शहर है वो शहर कहाँ पे है? तो ये शहर हमारा तंजानिया में है। शहर कहाँ पे हमारा? ये शहर हमारी तंजानिया में है। ध्यान रखोगे, तंजानिया में है। अच्छा, तंजानिया में एक और चीज़ें क्या फेमस है? ध्यान रखोगे यहाँ पर एक चीज़ और को, कि अगर मैं सवाल करूँ आपसे कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत जो है माउंट किलिमंजारो है। कौन सी है? किलिमंजारो है। ध्यान रखोगे, कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। और ये कहाँ पे लोकेशन है? तो अगर लोकेशन पूछे तो ध्यान रखोगे तंजानिया। और ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं कि जो माउंट किलिमंजारो है वो कौन सा देश में है? तो वो ध्यान रखोगे कहाँ पे है? तंजानिया में है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत है। अगला प्रश्न है हमारा, आ जाओ। हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कांस्य युगीन दिलमुन सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है? तो ध्यान रखोगे कौन सा द्वीप पे खोला गया है? जो कांस्य युगीन जो दिलमुन सभ्यता है वो कहाँ पे मिले हैं? तो ध्यान रखोगे कुवैत में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? ये सभ्यता जो खोजा गया है लगभग कितनी पुरानी है? तो 4000 वर्ष लगभग। आप कह सकते हो कि भारत में जिस समय सिंधु सभ्यता है उसी का ये समकालिक है। और दुनिया में और भी जो 2-3 सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी है? तो इजिप्ट सिविलाइजेशंस है, आप चाइनीज सिविलाइजेशंस है, और आपके मोसोपोटामियन सिविलाइजेशंस है। तो इसी का एक कॉन्टेम्परेरी सभ्यता खोजा गया है। कहाँ पे? कुवैत में। ध्यान रखोगे। तो ये कॉन्टेम्परेरी हो जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। अगर मान लो अगर क्वेश्चन पूछे कि ये जो आपकी मिस्र की सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ध्यान रखोगे मिस्र की ये सारी जो सभ्यता था वो सारे नदी सभ्यता था। तो जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे थे। किस नदी के किनारे हैं? नील नदी के किनारे। और नील नदी कौन है? कहाँ पे बहते हैं? अफ्रीका में। ध्यान रखोगे नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कहाँ से निकलता है? तो विक्टोरिया झील से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो विक्टोरिया झील से। और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। ध्यान रखोगे कहाँ पे है? तो अफ्रीका का इजिप्ट में, वर्तमान में मिस्र में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इजिप्टियन सिविलाइजेशन से भी बोलते हैं। और इसका और भी नाम क्या है? तो नील रिवर वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। नील रिवर वैली सिविलाइजेशन, तो इसका कॉन्टेम्प्रेरी। इसके अलावा और भी कौन सी सभ्यता है दुनिया में? तो ध्यान रखोगे चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन, जो कहाँ पे था? तो साउथ ईस्ट जो चाइना है वहाँ पे है। इस सभ्यता को और भी क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखोगे येलो रिवर वैली सिविलाइजेशंस, वैली सिविलाइजेशंस। एक और भी था जो आपके वर्तमान का जो इराक और ईरान जो है वहाँ पे एक सभ्यता हुआ करता था इराक में, उसका नाम क्या था? मोसोपोटामियन सिविलाइजेशंस। कौन सा सभ्यता थी? मोसोपोटामियन सिविलाइजेशंस था। और भारत में जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशंस। तो अगला प्रश्न पे आ जाओ। 27 से 30 अक्टूबर 2025 को
नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किनके द्वारा की जा रही है? तो ध्यान रखोगे जो 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका मेजबानी देश जो है वो भारत है। होस्ट नेशन कौन है? भारत है। और भारत में कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखोगे न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? तो भारत में अगर स्थान पूछे तो भारत में ध्यान रखोगे न्यू दिल्ली में। इसमें एक चीज़ें और आ जाओ तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखोगे ये जो COP21 जो है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21वां जो हुआ था वो कहाँ पे हुए थे और कब हुए थे? तो ध्यान रखोगे 2015 में। 2015 में जो COP हुआ था, इस COP में 2015 की जो COP हुआ था उसी COP में फ्रांस और भारत सरकार की संयुक्त और साझा समझौते से ISA की स्थापना किया गया था। ध्यान रखोगे तो ये जो ISA की स्थापना किया गया था COP21 जो हुआ था 2015 में, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखोगे पेरिस में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। ध्यान रखोगे ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। और पेरिस वाले फेमस क्यों है? तो ध्यान रखोगे ये आपका ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के फेमस समझौता है, क्योंकि इसी में ये तय किया गया था कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। तो ध्यान रखोगे COP21 जो हुआ था 2015 में कहाँ हुआ था? पेरिस में। और इसी COP बैठक में भारत और फ्रांस ने मिल करके एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगर मैं बोलूँ कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ध्यान रखोगे भारत में है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? भारत में। कहाँ पे? गुरुग्राम। कहाँ पे है? गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा। ध्यान रखोगे कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। कि ये जो आपका ISA की हेडक्वार्टर क्वेश्चंस पूछेंगे कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। और एक करंट और यहाँ से बनेंगे कि ISA से हाल ही में कौन सा देश जो है वो बाहर निकलने का निर्णय लिया है जनवरी 2026 से? तो ISA से जनवरी 2026 से बाहर निकलने का निर्णय जो है वो USA लिए है। अमेरिका जो है वो ISA से बाहर निकलने का निर्णय लिए हैं। तो ध्यान रखोगे ISA जो है वो भारत और फ्रांस की साझा समझौता से इसका स्थापना किया गया था। 15 में किया गया था, COP 21 में किया गया था, पेरिस में किए गए थे। इसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम में है। और जनवरी 2026 से कौन सा देश जो है वो ISA से बाहर निकलने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखोगे USA है। हमारा अगला प्रश्न पे आ जाओ। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपको सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसमें एक गलत मिलान को चयन करना है। पहला क्वेश्चन से हमारा है प्रश्न है, ऑप्शन है भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालेद छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है कि ये जो हाल ही में जो डिक्लेयर किया गया है छत्तीसगढ़ की जिला बालेद है उसको बाल विवाह मुक्त जिला डिक्लेयर किया गया है। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वीं सदस्य जो देश बना है वो मालदीव बना है। बिल्कुल सही है। अगला है मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। बिल्कुल सही है। समाप्त करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारा? सही नन ऑफ देश हो जाएंगे, नन ऑफ देश हो जाएंगे। इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखोगे उत्तराखंड के बारे में क्या है? तो ध्यान रखोगे उत्तराखंड जो है वो आपका मदरसा बोर्ड समाप्त करने के साथ ही आपका UCC लागू करने वाला ये प्रथम राज्य है। प्रथम राज्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला आज़ादी के बाद जो पहला राज्य है वो कौन है? UCC। इससे पहले गोवा में लागू था, लेकिन गोवा में हमें भारत में शामिल होने से पूर्व यहाँ से लागू था। तो अगर मान लो क्वेश्चन आए कि आज़ादी के बाद पहला राज्य कौन है जिन्होंने अपने राज्य में UCC को लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, तो ध्यान रखोगे उत्तराखंड है। और इससे पहले कहाँ पे लागू था? तो गोवा में लागू था। ध्यान रखोगे 2 राज्यों में। अच्छा, UCC कहाँ पे है? तो ध्यान रखोगे ये भारतीय संविधान की आर्टिकल 44 में इसका वर्णन है। आर्टिकल कहाँ पे है? 44 में। ध्यान रखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 44 में UCC की बात किया गया है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन मार्केट एट विच रैंक? तो ध्यान रखोगे जो भारत जो है एविएशन मार्केट में इसका रैंकिंग तीसरा है। एविएशन में किसका है? तीसरा है। पहला रैंकिंग किसका है? तो ध्यान रखोगे USA की। पहला रैंकिंग कौन है? USA है। और दूसरा कौन है? आपका चीन है, चाइना है। तो दूसरा रैंकिंग पे चीन है और थर्ड पे हमारा इंडिया है। थर्ड पे हमारा
इंडिया है, ध्यान रखोगे। तो भारत जो है एविएशन मार्केट में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। इसके साथ अगर और भी मैं कहूँ तो थर्ड रैंक जो हमारा इंडिया बन गया। एक चीज़ और में बने हैं किसमें, तो ध्यान रखोगे इंडियन एयरफोर्स में, एयरफोर्स में। तो ध्यान रखोगे भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इंडियन एयरफोर्स वाला देश बन गया है। तो तीसरा सबसे अधिक एयरफोर्स जो है वो भारत के पास है, तो थर्ड यहाँ पर भी है, ध्यान रखोगे। अगले प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट प्लान जो है वो तैयार किया है। तो ध्यान रखो स्पाइस रूट प्लान कौन तैयार किया है। इसको आप याद भी कर सकते हो कि भारत में मसाले की कटोरी और मसाले कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन किए जाते हैं, तो केरला में। तो ये केरला सरकार के द्वारा ही ये रूट बनाया गया है अपने मसाले को आयात को और निर्यात को बढ़ाने के लिए, बाजार को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखोगे। तो मसाले के बाजार को बढ़ाने के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा, केरल के द्वारा। स्पेस में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है कि ये पहला गैर नाटो है जो नॉन नेटो देश है, वो कौन बना है, तो ये भारत बना है। क्योंकि ये जो आपका ओशियन स्काई अभ्यास जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो नेटो कंट्रियों का है। किसका है, नाटो कंट्रियों का है, ध्यान रखोगे। किसका ये, तो नाटो का है, ये नाटो कंट्री का। क्लियर है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो क्या है, तो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसएसआर के अगेंस्ट गठन किया गया था। ये सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर के बनाया था कि अगर कोई कंट्री हमारे नाटो कंट्री के ऊपर अगर आक्रमण करता है तो हम सबका आक्रमण माने जाएंगे। तो ध्यान रखोगे एक ऐसा संगठन है, तो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। किसका संगठन है ये, तो यूरोपीय देशों की एक संगठन है। और वर्तमान में अगर मान लो नेटो के बारे में एक दो चीज़ें और लिख लो, क्वेश्चन यहाँ से आने की चांसेस हाई है। तो ध्यान रखोगे नाटो का जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1949 में होता है। कब होते हैं, तो 1949 में। फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और किस प्रकार की अलायंस है, तो ध्यान रखोगे ये मिलिट्री अलायंस है। कैसा है ये, तो मिलिट्री अलायंस है, ध्यान रखोगे। किसका मिलिट्री अलायंस है, तो यूरोपियन कंट्री का, यूरोपियन नेशन जो है, यूरोपियन नेशन का ये मिलिट्री अलायंस है। इसमें कितने देश हैं वर्तमान में, ध्यान रखोगे, तो वर्तमान में इसमें देशों की संख्या 32 है। और क्वेश्चन से अगर पूछे कि हाल ही में कौन देश जो है वो 32वां देश इसको शामिल हुआ है, तो स्वीडन हुए हैं। क्या कौन हुए हैं, स्वीडन हुए हैं। तो ध्यान रखोगे इसको कि 32वां देश जो हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला देश कौन सी है, तो स्वीडन है, जो नेटो का मेंबर बना है, जो 32वां देश हुए हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे नाटो को लेकर के। अगला प्रश्न पे आ जाओ। हमारा अगला प्रश्न है यूनेस्को के अच्छा इसमें एक चीज़ और एक आगे हैं तो इसको और डिस्कस ही कर लेते हैं कुछ चीज़ और इसमें, कि जो कुछ और मिलिट्री ऑपरेशन जो है, मिलिट्री ऑपरेशन, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो, कुछ और मिलिट्री ऑपरेशन इसी में करवा देने वाले हैं इसमें। चलो कुछ और मिलिट्री ऑपरेशन देखो। ये ओशियन स्काई किसका है, ध्यान रखोगे नेटो कंट्री का है। इसमें पहला बार भारत जो है शामिल हुआ था एज ए नॉन नेटो मेंबर, ध्यान रखोगे। कुछ और में अगर आ जाओ तो मैं कहूँ अगर इंद्र अभ्यास किसका है, इंद्र मिलिट्री अभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो ध्यान रखोगे भारत एवं रूस के बीच। भारत और रूस के बीच कौन होता है, इंद्र होता है। चलो सी अगर मैं कहूँ टाइगर क्लॉज जो है वो किसके बीच में है, तो ध्यान रखो कि भारत और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में। तो भारत और यूएसए के बीच में जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसका नाम क्या है, टाइगर क्लो, ध्यान रखोगे। तो 2025 वाले सारे लिखवा रहे हैं कि 2025 में किसके बीच में हुआ है, तो इंद्र मिलिट्री आपका एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच में, टाइगर क्लो मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच में। आगे और लिख लो टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प जो है वो भी भारत और यूएसए के बीच में। टाइगर ट्रम्प भारत और यूएसए के बीच में। तो जहाँ पे टाइगर लगा हुआ है इसको आप याद कर लोगे। टाइगर जो है भारत और अमेरिका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है वो टाइगर क्लो है और टाइगर ट्रम्प है। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच में हुआ है। जामाता, तो ध्यान रखोगे जामाता अभ्यास जो है वो भारत और
जापान के बीच में। किसके बीच में है? जापान के बीच में, ध्यान रखोगे। स्लिनेक्स, स्लिनेक्स जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिनेक्स है। जामाता जो है वो भारत और जापान के बीच है। आगे आ जाओ। बरून जो है वो किसके बीच में होता है? तो ध्यान रखोगे बरून भारत और फ्रांस के बीच है, भारत एवं फ्रांस के बीच है। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? तो बरून होते हैं। अगला आ जाओ। शक्ति किसके बीच में है? तो शक्ति भी भारत और फ्रांस के बीच होते हैं, भारत एवं फ्रांस के बीच है। एक इम्पोर्टेंट और भी है, मालाबार किसके बीच में होते हैं? तो ध्यान रखोगे मालाबार अभ्यास जो है वो क्वाड नेशन के बीच होते हैं। और क्वाड नेशन कौन कौन सी है? तो 4 देशों के जो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बना है वो 4 देशों को मिलकर के हुआ है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो ये क्वाड नेशन के बीच जो आपका एक्सरसाइज होता है उसको क्या बोलते हैं? मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ध्यान रखोगे कौन कौन है? तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो ये क्वाड नेशन के बीच होता है जो अभ्यास, उसको हम क्या बोलते हैं? मालाबार अभ्यास है। ध्यान रखोगे इस चीज को। कोंकण जो है वो भारत और यूके के बीच जो अभ्यास होता है उस अभ्यास को क्या बोलते हैं? कोंकण है। ध्यान रखोगे भारत और आपका इंग्लैंड के बीच, यूके के बीच जो है उसको क्या बोलते हैं? कोंकण बोलते हैं। तो ये सारे आप मिलिट्री एक्सरसाइज को याद रखेंगे, सारे मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को को महानिदेशक बने हैं। तो ध्यान रखोगे यूनेस्को के महानिदेशक जो है वो हाल ही में कौन बने हैं? तो खालिद अल अनानी बने हैं। खालिद अल अनानी जो है यूनेस्को का महानिर्देशक बने हैं, ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर पेरिस है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस है, ध्यान रखोगे। पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। अगर मैं कहूँ कि भारत में हाल ही में कौन सा धरोहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को, मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें विश्व धरोहर के रूप में हाल ही में शामिल किया गया है, 2025 में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखोगे यूनेस्को में भारत का भी वर्तमान में कौन सा जो हमारा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जिसको शामिल किया गया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को किया गया, जिसमें मराठा का किले हैं। इसमें किले की संख्या कितना है? तो ध्यान रखोगे 12 है, जिसमें से 11 किले जो है वो महाराष्ट्र में है और 1 किले जो है वो तमिलनाडु में है। इस चीज़ को भी याद रखोगे कि ये जो 12 किलों को यूनेस्को के सूची में जो शामिल किया गया है इसमें से 11 जो है महाराष्ट्र में है और 1 जो है वो तमिलनाडु में है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पे आ जाओ। 9 अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है। तो पहला राज्य ध्यान रखोगे केरला है, 2025 में लाए हैं। ध्यान रखोगे 2025 का ये अमेंडमेंट है और कौन लेकर के आया है? केरला गवर्नमेंट लेकर के आया। ये लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य जो है जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उस कन्फ्लिक्ट को कम करना। तो इनका उद्देश्य क्या है? तो जो मानव और जानवरों के बीच में जो क्लैश होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है, कई बार जो जंगल गांव की ओर और शहरों के अंदर जो एंट्री कर जाते हैं और लोगों को हार्म पहुंचाते हैं, उनको कम करना है और इस क्लैश को समाप्त करना है। वैसे में इसमें क्या चीज़ें पावर दिया गया है उन्होंने जो वहाँ की राज्य सरकार जो लेकर के आया कानून, उसमें क्या प्रावधान है? तो 2-3 जो मुख्य प्रावधान है इसमें। ये पहला प्रावधान ये है कि जो वाइल्ड लाइफ, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, उस वार्डन को अधिकार दिया गया है कि अगर उनको लगे कि कोई भी जो खतरनाक जानवर है अगर किसी गांव में या किसी शहर में एंट्री कर गया है तो ऐसे जानवरों को रोकने के लिए, टैकल करने के लिए, आप उसके ऊपर न्यूट्रल करने के लिए आप किसी प्रकार की, आप अगर चाहे तो हत्या भी कर सकते हैं या उनको बांध सकते हैं या बाहर कहीं पर भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तीनों शक्ति इसको दिया गया है कि आप इसको बेहोश कर सकते हो, हत्या कर सकते हो ऐसे कंडीशन में कि अगर लग रहा है कि वो जानवर किसी व्यक्ति को हत्या कर देगा
तो ऐसे कंडीशन में ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको अधिकार दिया गया है कि आप ऐसे स्थिति में आप जानवर को हत्या भी कर सकते हो, बेहोश कर सकते हो या दूसरे जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हो, ये दिया गया। इसमें और एक जो मेन प्रावधान है वो है कि यहाँ के अगर मान लो जो किसान है उनकी आय को बढ़ाने के लिए जो वहाँ पे चंदन की खेती की जाती है, चंदन के जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो ये कह रहा कि अगर कोई व्यक्ति निजी प्लांट्स लगाते हैं अपने निजी जमीनों पर भूमि पे, तो ऐसे में उस व्यक्ति को उस प्लांट को काट करके बेचने का अधिकार होगा। तो इसमें दूसरा ये भी मेन प्रावधान है, तो ध्यान रखोगे। तो ये जो आपकी संशोधन नया है, संशोधन में केरला सरकार ने क्या किया है, तो ये जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है इसको रोकने के लिए चीफ वार्डन को अधिकार दिया है कि अगर वो चाहे तो जानवरों को हत्या कर सकता है, बेहोश कर सकता है, दूसरे जगह माइग्रेट करवा सकता है, शिफ्ट करवा सकता है। दूसरा, किसानों को वहाँ पर कि अगर निजी स्थान पे अगर आप प्लांट्स लगाते हैं चंदन का, तो आपको पास ये काटने का भी अधिकार होगा। तो कह सकते हो कि एक कमर्शियल आपका एक प्रकार की प्लांटेशंस का भी अनुमति इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मासिक नहीं है, मासिक होगा, ध्यान रखेंगे, मंथली जो है मासिक स्वास्थ्य मानसिक हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखोगे भारत सरकार के द्वारा दीपिका पादुकोण को जो है वो आपका मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मसाकी काशीवारा को किया गया है, और ये जो पुरस्कार है वो उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो मैथमेटिक्स में एक शानदार काम किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और आउटस्टैंडिंग वर्क किया हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं जो मैथ में एक शानदार वर्क करता है, उनको लिए दिया जाता है। तो ये 2025 में जो दिया गया है वो मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, अक्टूबर 2025 में UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ध्यान रखोगे कहाँ पे हुआ है, जेनेवा में। इसका काम क्या है? तो ध्यान रखोगे इसका काम जो है अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशन है, उस नेशन को ट्रेड को बढ़ाने को लेकर के इसमें मदद करते हैं कि आप अपने देश की ट्रेड को और इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से बढ़ाओगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के पर्पज से इस संगठन का स्थापना 1967 में किया गया था। ये जो अंग है यूनाइटेड नेशन का अंग है, ध्यान रखोगे। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यह एक स्पेशलाइज संगठन है जिसका पर्पस है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, जो अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और उनके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ शौर्य वन उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखोगे ये जो किया गया है जैसलमेर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आधिकारिक एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है संजू सैमसन को किया गया है, संजू सैमसन को। अगला है, अक्टूबर 2025 में NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सी है? तो ध्यान रखोगे NCRB हर साल ये रिपोर्ट जारी करती है, और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर जो इस बार है वो लगातार चौथा बार कलकत्ता रहा है। ये लगातार देखोगे तो चौथा बार सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कलकत्ता रहा है। अगर मैं कहूँ कि सबसे अधिक असुरक्षित शहर जो है वो सबसे अधिक असुरक्षित शहर कौन सा रहा है? तो कोची रहा है। सबसे अधिक असुरक्षित शहर अगर मैं कहूँ, असुरक्षित शहर जो है वो कोची रहा है, ध्यान रखोगे। और सबसे सुरक्षित शहर कलकत्ता है। ये लगातार चौथा बार इस शहर को प्राप्त हुआ है, भारत के सबसे सुरक्षित शहर। और सबसे अधिक असुरक्षित शहर जो है वो कोची है, दूसरा पे दिल्ली है, और फिर सूरत है। तो ध्यान रखोगे, क्लियर होता है। तो सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है, सबसे अधिक असुरक्षित शहर कोची है, इस बात को ध्यान रखोगे। और अगर मैं कहूँ कि साइबर धोखाधड़ी में और आपकी आर्थिक धोखाधड़ी में, साइबर अटैक और आर्थिक धोखाधड़ी में सबसे टॉप पर कौन रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा असुरक्षित शहर कौन रहा है? तो बेंगलुरु रहा है, जिसको आप साइबर सिटी भी बोलते हैं, आपका तकनीक सिटी भी कहते हैं। तो तकनीक शहर जो है सबसे अधिक साइबर क्राइम को झेला है। तो साइबर क्राइम अगर मैं कहूँ कि साइबर क्राइम जो है वो साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान रखोगे बेंगलोर है। सबसे अधिक जो है वो साइबर अटैक, साइबर क्राइम और आर्थिक धोखाधड़ी जो हुआ है वो बेंगलुरु शहर में हुआ है।
हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो ध्यान रखोगे कर्नाटका में। कहाँ पे बनाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। कहाँ पर कौन सा जो चिड़ियाघर है वो पूर्ण रूप से सौर से संचालित होगा, सौर ऊर्जा से संचालित होगा, तो वह कर्नाटका में तैयार किए जा रहे हैं। अगला है सत्य मिलान का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट मैसेज। पहला है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़ बन गया, तो बिल्कुल सही है कि पहला कौन सा बन गया है? चंडीगढ़ बन गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है किट्टी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? असम में होता है, ये भी सही है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा ये भी भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, ध्यान रखोगे कौन सा बन गया है? तो चंडीगढ़ है। और बिहू कट्टी बिहू जो महोत्सव है वो कहाँ पे मनाए जाते हैं? असम में। एक चीज़ और इसमें ऐड कर लो, अगर मान लो आता है कि कौन सा शहर जो है भिखारी मुक्त हो गया है, भिखारी मुक्त हो गया है, तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है इंदौर हो गया है। इंदौर पहला भिखारी मुक्त शहर कौन हो गया है? इंदौर हो गया। और पहला आपका झुग्गी मुक्त शहर जो है स्लम बस्ती मुक्त हो गया है चंडीगढ़। इस चीज को ध्यान रखोगे। अगला है भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किए गए। कहाँ पे किए गए? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो वह है हमारा यशस्वी जायसवाल। ये कौन है हमारा? यशस्वी जायसवाल है, ध्यान रखोगे। ये जो टाइम्स मैगजीन है, उस टाइम्स मैगजीन में जो पर्सन ऑफ द ईयर जो इस बार का है, वो पर्सन ऑफ द ईयर कौन है टाइम मैगजीन का? तो ध्यान रखोगे टाइम जो है मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो है द आर्किटेक्ट ऑफ एआई। ध्यान रखोगे एआई को दिया गया है इस बार कि भाई साहब आने वाले समय में जो एआई है जिस प्रकार से बढ़ रही है वो वापस लौट करके नहीं आएंगे। और 2024 में जो दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। और अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि भारत में कौन बताओगे पहला व्यक्ति है जिसको पर्सन ऑफ द ईयर मिला है टाइम्स मैगजीन में, तो ये गांधी जी है, ध्यान रखोगे। पहला व्यक्ति कौन है भारत का? और पहला और अंतिम भी है, मतलब ये कह सकते हो ओनली व्यक्ति है जिसको टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पे छापा गया था। और पर्सन्स ऑफ द ईयर का जिसको अवार्ड मिला है, मतलब पर्सन्स ऑफ द ईयर जिसको सिलेक्ट किया गया था टाइम मैगजीन के द्वारा, तो एकमात्र भारतीय हैं गांधी जी। वो कब छापे गए थे? तो 1930 में डांडी मार्च के दौरान। तो डांडी मार्च के दौरान भारत का एकमात्र भारतीय है और पहला भारतीय है जिन्हों टाइम्स मैगजीन में पर्सन्स ऑफ द ईयर दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो टाइम्स मैगजीन का जो पहला एकमात्र भारतीय रहे और प्रथम भारतीय रहे जिन्हों पर्सन्स ऑफ द ईयर दिया गया वो कौन है? गांधी जी। ध्यान रखोगे कब दिया गया? 1930 में डांडी मार्च के दौरान एकमात्र है। और इस साल जो दिया गया है वो आर्किटेक्ट ऑफ एआई को दिया गया, मतलब इस बार जो दिया गया है किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, एआई को दिया गया। ध्यान रखोगे लास्ट ईयर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था 2024 में। और अगला प्रश्न हमारा जो आज का लास्ट प्रश्न होंगे, तो हमारा लास्ट प्रश्न कौन सी है? तो सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सी है? तो ध्यान रखोगे कर्नाटका है। तो भारत की एक पहला राज्य बनने वाली है जहाँ पे प्राइवेट में भी और सरकारी दोनों में मासिक धर्म अवकाश दिए जाएंगे जो पेड लीव होंगे। तो ध्यान रखोगे पेड लीव जो शुरू करने वाला कौन राज्य है? पहला कर्नाटका हो जाएंगे। तो धन्यवाद। आज की सीरीज का हमारा बेस्ट क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हम और भी लेकर के आएंगे और लगभग हम 1000 प्रश्नों को करने वाले हैं जो जनवरी 2020 से लेकर के जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे को करेंगे। धन्यवाद।